कहानी शुरू होती है आलोक और पूजा से, जो कि एक विवाहित जोड़ा है। आज पूजा घर पर अकेली है तो उसके पति आलोक का एक खास मित्र प्रहलाद तेजी से घर में दाखिल हुआ और बोला, भाभी ये क्या हो रहा है? आप कैसे भैया को दूसरी शादी की इजाजत दे सकती हैं? पूजा ने रूंधे गले से कहा, क्या हुआ प्रहलाद, किस औरत की बात कर रहे हो? आपको कुछ भी पता नहीं? पूजा अपने आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज में बोली, तेरे भैया पुनर्विवाह कर रहे हैं, इसका तो मुझे पता है, परंतु किससे कर रहे हैं ये मैं नहीं जानती। भाभी वो औरत एक डाइन है, सिर्फ भैया के पैसों के लिए शादी कर रही है। वो कभी उन्हें या उनके परिवार को खुश नहीं रहने देगी। मैं जानता हूँ, आप मेरे साथ चलिए और किसी भी तरह से इस शादी को रुकवाइए। मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में क्या हुआ, वो कोई भी कारण हो, पर ये औरत आपके परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। भाभी आपको मेरे साथ चलना ही होगा। पर मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, अब तो शायद फेरे भी शुरू होने वाले हों। किस आधार पर मैं उनसे कहूँ कि वो उस औरत से शादी ना करें? आप तो बस चलो, उन्हें क्या कहना है वो मेरी जिम्मेवारी है। आप तो बस मेरी हाँ में हाँ मिला देना, जिससे कि उनका विश्वास पक्का हो जाए। वो औरत और उसका परिवार सब क्रिमिनल और ठग हैं। मैं आज उनका कच्चा चिट्ठा खोल कर ही रहूँगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। श्याम भैया, मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर का ख्याल रखना। पूजा अपने घर में काम करने वाले श्याम को घर देखने की जिम्मेवारी देते हुए प्रहलाद के साथ मंदिर की तरफ निकल जाती है, जहां उसके पति आलोक का दूसरा विवाह होने वाला है। पूजा प्रहलाद के साथ कार में बैठती है और गाड़ी मंदिर की तरफ रवाना हो जाती है। प्रहलाद पूजा के पति आलोक के अच्छे मित्रों में से एक हैं। विवाह का कार्यक्रम शहर से बाहर करीब 50 किलोमीटर दूर एक मंदिर में है। मंदिर दूर था। पूजा ने कार के शीशे नीचे किए और बाहर की ठंडी हवा का अनुभव लेने लगी। वो काफ़ी दिनों बाद आज घर से बाहर निकली थी। ठंडी हवा के झोंके के साथ पूजा अपने पुराने दिनों में खो गई। उसे याद आने लगा कि मुझे याद है वो दिन जब शाम के समय हमारे घर की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला। किसी महिला ने पूछा कि क्या ये पूजा का घर है? आप उनकी माताजी हैं? नमस्कार, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैंने अपने कमरे से बैठे बैठे ही आवाज़ दी। माँ, कौन आया है? कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद ठहाकों की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। जब मैं बैठक में पहुंची तो एकदम से मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। आलोक, वो भी अपने माता पिता के साथ, अचानक और बिना बताए। आलोक और मैं एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते थे। पूजा आलोक को एक अलग कमरे में ले गई और पूछा, आज ऐसे अचानक तुम्हारे आ जाने से मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी हो रही है। क्या कहेंगे वो? मेरा सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो गया है। मैंने खुद से वादा किया था, जिस दिन मैं काबिल बना सबसे पहले तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊँगा। बस उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। माँ और पापा को बड़ी ही मुश्किल से मना पाया हूँ, लेकिन अब वो तुमसे मिलकर बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? मैं बहुत ही खुश हूँ आलोक, ये सपने के सच होने जैसा है। बस सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। तभी कमरे में माँ आई। उन्होंने कहा कि वो भी बेहद खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें अपना प्यार मिला, और वो भी इतनी आसानी से। वे लोग आलोक के माता पिता की सादगी से बड़े ही प्रभावित हुए और खुद को भी उन्होंने भाग्यशाली कहा कि ऐसे रिश्तेदार उन्हें मिले। ऐसा तो उन्होंने सिर्फ कल्पना ही की थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी को 2 साल बीत गए। अब घर वालों की तरफ से हम दोनों को ये इशारा भी कई बार किया जा चुका था कि अब खुशखबरी देने का वक्त आ चुका है, परंतु कुछ समय बीत जाने पर भी पूजा गर्भवती नहीं हुई। तब दोनों ने डॉक्टर से परामर्श लिया। उपचार का कोई खास नतीजा नहीं निकला, परंतु एक दिन डॉक्टर ने बताया कि पूजा गर्भवती है। ये बहुत ही खुशी की बात थी। उस दिन
हम सभी बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। तीसरे महीने में चेक कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन नहीं है, इसलिए गर्भपात करना पड़ेगा। हम लोग बेहद मायूस हो गए। कुछ समय के बाद पूजा फिर से गर्भवती हुई। इस बार चेकअप के सारे नतीजे संतोषजनक रहे। हमने अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया था। मैं उससे घंटों बातें करती थी। सोचा था जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन अचानक एक दिन रात के समय तेज दर्द उठा। हम लोग अस्पताल पहुंचे। मुझे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि गर्भपात करना पड़ेगा। इस बार भी भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। इस घटना ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया। समय बीतता गया, परंतु इसके बाद पूजा कभी गर्भवती ना हो सकी। वह अब बहुत ही निराश हो चुकी थी, शायद उससे भी ज्यादा उसके ससुराल वाले भी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने माँ को इतना परेशान कर दिया कि उनकी चिंता साफ दिखाई देती थी। पूजा की सास ने हर तरह के जतन शुरू कर दिए। कोई मंदिर ऐसा नहीं था जहाँ पर माथा टेकने नहीं गए। कोई ऐसा टोना टोटका नहीं था जो आजमाया नहीं। हर तरह के प्रयोग किए, भले ही वो बेकार और उपहास का कारण बने। तब उन्हें पता चला कि लखनऊ में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर इलाज करवाया जा सकता है। आलोक अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां लेकर लखनऊ चला गया, परंतु काफी समय तक इलाज करवाने के बाद वहां पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस बार भी भाग्य ने पूजा का साथ नहीं दिया। अब आलोक पूजा की शारीरिक दशा को देखकर और कोई प्रयोग नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि उसके लिए फिलहाल मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। जो हुआ ही नहीं, उसके लिए जो मेरे पास है उसे कैसे खो दूं? ये कहाँ की समझदारी है। हम लोगों को अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और घर पर भी सबको कह देना चाहिए कि अब ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। यही नियति में लिखा है। सबको सब कुछ मिले ये जरूरी तो नहीं, लेकिन यह कहने में जितना आसान लग रहा था वैसा नहीं था। सबको हम लोगों से बहुत ही उम्मीदें थी। घर में एक बच्चे की किलकारियां और सबका उसमें व्यस्त रहना सबका सपना था। मेरे परिवार वालों का चेहरा मेरे सामने से गुजरता रहता था। मुझे खुद पर भी बेहद क्रोध आ रहा था। खुद को अधूरा महसूस कर रही थी मैं। लोगों की सहानुभूति और अफसोस जाहिर करना मुझे बेहद ही बुरा लग रहा था। परिवार में आए इस दुख के लिए खुद को कोस रही थी। मैं कई दिनों तक सोचती रही और अब मैंने निर्णय ले लिया था। हाँ, यही सही रहेगा। अपनी कमियों की वजह से मैं उन्हें उनके हिस्से की खुशियों से कैसे वंचित रहने दूं। उस रात मैंने आलोक से कहा कि वो दूसरी शादी कर ले। आलोक बोला, तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? ये किसी भी तरह से सही नहीं है, ना तो नैतिक रूप से और ना ही सामाजिक दृष्टिकोण से। और तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो स्वयं एक स्त्री होकर? एक दिन, 2 दिन, महीना, साल, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब मैंने आलोक को पुनर्विवाह के लिए ना कहा हो। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब आलोक ने उसके लिए हाँ कही हो। परंतु एक दिन अचानक आलोक ने वो कहा जिसके लिए मैं काफी समय से खुद को तैयार कर चुकी थी। पूजा, मैंने मन बना लिया है, माँ और पापा को भी राजी कर लिया है, मैं दोबारा शादी कर लूंगा। एक रिश्तेदार ने एक रिश्ते की बात बताई है। कल हम लोग वहां जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो 3-4 दिनों में ही किसी मंदिर में विवाह की तैयारियां कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच मैं तुम्हारे निर्णय को दोबारा सुनना चाहता हूँ, आखिरी निर्णय, क्योंकि ये तुम्हारे और हमारे भविष्य से जुड़ा है। क्या तुम अभी भी इस विवाह के पक्ष में हो? हाँ आलोक, मैं बेहद खुश हूँ। मैं बहुत पहले ही निश्चय कर चुकी थी और ये अटल है। इसमें मुझे बिल्कुल भी पुनः विचार करने की जरूरत नहीं है। तब ठीक है, आज की रात और सोच लो, कल दोपहर हम वहां जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे निर्णय में कोई बदलाव ना होगा। आलोक और उनका परिवार वहां पर गए और सारी बातें तय हो गई। हालांकि हमारा मायका इन सब के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था,
परंतु मेरी खुशी निहित होने की वजह से वे कुछ कहने लायक स्थिति में नहीं थे। और जैसा कि आज शादी की तिथि है और प्रहलाद मुझसे आकर ये निवेदन कर रहा है कि मुझे इस शादी को रुकवा देना चाहिए, तभी एक स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगने से मेरी तंद्रा टूटती है। प्रहलाद ने कहा, सॉरी भाभी, बस हम लोग आ ही गए। मंदिर पास होने की वजह से व्याकुलतावश मैं गाड़ी की स्पीड धीमी नहीं कर पाया। चलिए भाभी, हमें जल्दी से मंडप तक पहुंच जाना चाहिए। गाड़ी पार्किंग में लगाकर हम दोनों मंदिर में प्रवेश कर गए। मंडप बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया था। मैं आलोक के पास गई और उससे कुछ वक्त निकालकर व्यक्तिगत बात करने को कहा। आलोक ने कहा, क्या तुमने अपना निर्णय बदल दिया? नहीं, पर बात कुछ और है। आलोक की माँ ने कहा, मुझे खुशी हुई कि तुम भी यहाँ पर आई हो। देखो कौन कौन आया है। मैंने तुम्हारे पापा और मम्मी को भी यहाँ पर आने के लिए राजी कर लिया। पर माँ, मैं तो आलोक की माँ ने कहा, देखो सब ने नए सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं और तुम ऐसे ही बिना तैयार हुए आ गई। कोई बात नहीं, तुम सिर पर ये चुनरी डाल लो, अच्छी लगेगी। माँ, मुझे आलोक से कुछ कहना था, बेहद जरूरी। हाँ बिल्कुल कह लेना। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए, मुहूर्त निकल ना जाए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूजा को आलोक के ऊपर बेहद ही गुस्सा आ रहा था। उसे अपनी बात रखने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा था। सब शादी के लिए कितना उत्साहित हैं। लग रहा है जैसे घर पर ये पहली शादी हो। उनका उत्साह देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे पुनर्विवाह के बारे में कहकर मैंने उनके मन की बात कह दी हो। सब कितने खुश हैं। सभी शादी कराने में इतना व्यस्त हैं कि मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर बैठी। शादी के बाद आलोक क्या मुझे समय देंगे? मेरी बात सुनेंगे? क्या वो मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे पहले करते थे? अचानक पंडित जी की आवाज़ आई, कन्या को बुलाइए। मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और मेरी निगाह उस औरत को ढूंढने में लगी थी जिससे आलोक का पुनर्विवाह होने वाला था। भीड़ में से माँ बाहर आई और मुझसे कहा, बेटी ये काम तो तुम्हें ही पूरा करना होगा। पंडित जी कन्या को बुला रहे हैं। माँ, मुझसे ये ना होगा। उन्होंने मुझे अनसुना कर आलोक के बगल में खड़ा कर दिया। मैं आश्चर्य से आलोक की तरफ देखने लगी और वो मुस्कुरा रहा था। पंडित जी अच्छे मंत्र पढ़िएगा, पिछली बार की तरह कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैंने आंखों ही आंखों में आलोक से पूछना चाहा, ये सब क्या है? वो लड़की कहाँ है? पंडित जी की आवाज़ आती है कि वर वधू खड़े हो जाएं और एक दूसरे को माला पहनाएं। माँ मुझे सहारा देकर उठाती है। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माल्यार्पण करवा दिया जाता है। आलोक मेरा हाथ पकड़कर मुझे देवी माता की मूर्ति के सामने ले गया और उनसे आशीर्वाद लेने को कहता है। फिर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मेरी आंखों में देखते हुए आलोक ने कहा, पूजा, स्त्री का महत्व सिर्फ बच्चे पैदा करने से नहीं है और बच्चे ना होना कोई अपूर्णता नहीं है। सोचो कि उससे पहले तुम क्या थी? एक पुत्री, एक बहन, एक मित्र। क्या इनमें से किसी भी किरदार ने तुम्हें संपूर्ण ना होने का एहसास कराया? नहीं, तो फिर पत्नी के रूप में ऐसा क्यों? माँ बनना तो वैसे स्त्री का निजी अधिकार है। समाज या घर वालों को कोई अधिकार नहीं कि वे उसे माँ बनने के लिए दबाव दें। मैं तुम्हें सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों तक अपनी धर्मपत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। तुमने तो पुनर्विवाह पर अपनी सहमति देकर मेरे लिए अपना प्रेम, संवेदना और त्याग दिखा दिया और इस फिल्म की हीरोइन बन बैठी, लेकिन हीरो का पार्ट भूल गई। घर चलें, शादी के बाद और भी रस्में होती हैं। इसके बाद आलोक ने बताया कि ये सारी योजना उसने अपने परिवार के साथ मिलकर बनाई थी। इस घटना के 15 दिन बाद आलोक और पूजा ने आपसी सहमति से एक अनाथालय से एक प्यारी सी बच्ची को गोद ले लिया। अब उनका जीवन खुशियों से भर चुका था।